बड़े बड़े करोड़पतियों और अपनी घमंडी बेटियों को इग्नोर करते हुए सीधे सावित्री देवी आर्यन के पास आईं और अगले ही पल जो हुआ उसने वहां खड़े हर इंसान का दिमाग सुन्न कर दिया। करोड़ों की मालकिन सावित्री देवी अपने महंगे सिल्क की साड़ी की परवाह किए बिना उस ठंडे मार्बल के फर्श पर आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। सोचो, आपके हाथ में आपकी सालों की मेहनत की डिग्री हो, आपकी सबसे कीमती चीज, और कोई उसे सरेआम पानी में फेंक कर जोर जोर से हंसे। बस ऐसा ही कुछ हुआ था 25 साल के आर्यन के साथ। एक ऐसा सीन जिसने उस रात उस हवेली में मौजूद हर इंसान की इंसानियत को रुला दिया था। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में थी सिंघानिया मैंशन। करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन थी सावित्री देवी और उनकी 2 बेटियां थीं, तान्या और रिया। खूबसूरती ऐसी कि नजरें न हटे, लेकिन ईगो ऐसा कि आसमान भी छोटा लगे। उन्हें लगता था कि पैसे से दुनिया का हर इंसान खरीदा जा सकता है। इसी घर में एंट्री होती है आर्यन की। लंबा कद, तीखे नैन नक्श और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो एक नौकर है। सच तो ये था कि आर्यन एक यूनिवर्सिटी टॉपर था, लेकिन पिता की अचानक मौत और मां की गंभीर बीमारी के भारी कर्ज ने उसे इस हवेली में नौकर बनने पर मजबूर कर दिया था। वो अपनी बीमार मां की दवाइयों के लिए अपना आत्मसम्मान गिरवी रख चुका था। तान्या और रिया को आर्यन का ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड बहुत खटकता था। ये 2 कौड़ी का नौकर हमारी आंखों में आंखें डालकर कैसे बात करता है? इसकी रीढ़ की हड्डी झुकती क्यों नहीं? एक शाम हवेली में एक शानदार हाई क्लास पार्टी चल रही थी। तान्या और रिया ने आर्यन को नीचा दिखाने का एक गंदा प्लान बनाया। उन्होंने आर्यन को जानबूझकर मेहमानों के सामने सबसे छोटे काम दिए। आर्यन चुपचाप सब सह रहा था, अपने आंसू पीकर। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब तान्या की नजर आर्यन के उस पुराने घिसे हुए बैग पर पड़ी जो वो हमेशा अपने पास रखता था। आर्यन उस बैग को अपनी जान से ज्यादा संभालता था। ईगो में अंधी हो चुकी तान्या ने अचानक वो बैग आर्यन के हाथ से छीन लिया और हंसते हुए उसे भरी महफिल के बीचों बीच उल्टा कर दिया। बैग में से जमीन पर कुछ चीजें बिखरी, जिसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की सांसें रुक गईं। आर्यन वहीं सबके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। नहीं मैम, प्लीज इसे मत बर्बाद कीजिए, मेरी मां मर जाएगी। जमीन पर गिरे थे कुछ पुराने मुड़े तुड़े कागज, एक यूनिवर्सिटी टॉपर की ओरिजिनल डिग्रियां और एक कांच की छोटी सी शीशी जो मार्बल के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई थी। वो कोई आम शीशी नहीं थी, वो आर्यन की मां की कीमोथेरेपी की वो लाइफ सेविंग दवा थी जिसे खरीदने के लिए उसने अपना खून पसीना एक किया था, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी और इस हवेली में नौकर बनना कबूल किया था। पार्टी में मौजूद बड़े बड़े करोड़पतियों के हाथों में लाखों की इंपोर्टेड शैंपेन थी और फर्श पर आर्यन की मां की जिंदगी उन कांच के टुकड़ों के साथ पानी की तरह बह रही थी। आर्यन अपने कांपते हाथों से फर्श पर बिखरी उस दवा को ऐसे समेटने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई अपनी उजड़ती हुई दुनिया को मुट्ठी में कैद करना चाहता हो। उसकी आंखों से गिरते आंसू फर्श पर पड़ी उसकी डिग्रियों को भिगो रहे थे। लेकिन जानते हैं सबसे खौफनाक क्या था? तान्या का रिएक्शन। इंसानियत मानो वहां दम तोड़ चुकी थी। तान्या को आर्यन पर तरस नहीं आया, बल्कि उसने अपने महंगे हील वाले सैंडल से आर्यन की उन डिग्रियों को जानबूझकर कुचल दिया और हंसते हुए बोली, ओ तो ये कचरा लेकर घूमता है तू? नौकर है तो नौकरों की तरह रहे, ये पढ़े लिखे होने का एटीट्यूड मत दिखा। रिया वहीं पास में खड़ी थी। ईगो उसमें भी था, लेकिन पहली बार उसे अंदर से महसूस हुआ कि उसकी बहन ने आज एक लाइन क्रॉस कर दी है, एक ऐसी लाइन जिसके बाद इंसान इंसान नहीं रहता। उसे आर्यन की लाल होती आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखा। आर्यन धीरे से अपने घुटनों पर से उठा। उसने कोई गाली नहीं दी, कोई बदतमीजी नहीं की। उसने सिर्फ अपनी डिग्रियां उठाई, तान्या की आंखों में एकदम सीधा देखा और एक ऐसी बात कही जिसने पूरी महफिल का सन्नाटा चीर दिया। उसने बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मैम, आज आपने मेरी मां की दवा नहीं, अपने पतन की पहली ईंट रखी है। और याद रखिएगा, वक्त जब तमाचा मारता है तो आवाज नहीं होती, बस वजूद हिल जाता है। तान्या का ईगो हर्ट हो गया। इससे पहले कि वो गुस्से में आर्यन पर हाथ उठा पाती, अचानक सीढ़ियों से एक सख्त और कांपती हुई आवाज गूंजी, बस तान्या, अपने हाथ वहीं रोक लो। सबकी नजरें ऊपर गईं। हवेली की मालकिन सावित्री देवी, तान्या और रिया की मां सीढ़ियों पर खड़ी थीं। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था। उनकी नजर जैसे ही जमीन पर पड़ी आर्यन की डिग्रियों पर और आर्यन के चेहरे पर गई, उनके हाथ से उनकी महंगी छड़ी नीचे गिर गई। सोचिए, जिसे आप अपने जूतों की नोक पर रख रहे हों, अचानक पता चले कि आपका पूरा वजूद ही उसी की खैरात है। सावित्री देवी के चेहरे पर उस वक्त ठीक यही खौफ और हैरानी थी।
सीढ़ियों से उतरते हुए सावित्री देवी के पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे उनके अंदर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। महफिल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सिर्फ शैंपेन के गिलासों में पिघलती बर्फ की हल्की सी आवाज आ रही थी। सावित्री देवी उन बड़े बड़े करोड़पतियों और अपनी घमंडी बेटियों को इग्नोर करते हुए सीधे आर्यन के पास आईं, और अगले ही पल जो हुआ उसने वहां खड़े हर इंसान का दिमाग सुन्न कर दिया। करोड़ों की मालकिन सावित्री देवी अपने महंगे सिल्क की साड़ी की परवाह किए बिना उस ठंडे मार्बल के फर्श पर आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। उन्होंने कांपते हाथों से फर्श पर पड़ी आर्यन की डिग्रियों के बीच से एक पुराना पीला पड़ चुका लैमिनेटेड खत उठाया। उस खत पर 25 साल पुराना सिंघानिया इंडस्ट्रीज का लोगो था और नीचे आर्यन के पिता के साइन थे। सावित्री देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आर्यन को देखा और रुंधे हुए गले से पूछा, आर्यन बेटा, तुम देवकी नंदन जी के बेटे हो? तानिया का ईगो अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो चिढ़ते हुए बोली, मॉम, आप इस 2 कौड़ी के नौकर के सामने घुटने क्यों टेक रही हैं? उठिए यहां से। शट अप तान्या। सावित्री देवी की दहाड़ ने पूरी हवेली को हिला दिया। उन्होंने उठकर तान्या को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो उनकी बेटी नहीं, कोई अजनबी हो। 2 कौड़ी का नौकर? जिस छत के नीचे तू ये हाई क्लास पार्टी कर रही है ना तान्या, वो आज नीलाम हो चुकी होती अगर 20 साल पहले आर्यन के पिता ने अपना सब कुछ बेचकर तेरे पिता को बैंकरप्सी से न बचाया होता। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं गायब हो गए। और आज तूने उसी देवतुल्य इंसान के बेटे को अपना नौकर बना लिया। रिया जो ये सब सुन रही थी, उसके हाथ से ग्लास छूटकर गिर गया। उसे पहली बार अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि उसकी नजरें शर्म से जमीन में गड़ गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सावित्री देवी ने आर्यन की तरफ मुड़कर भरी महफिल में एक ऐसा ऐलान किया जिसने तान्या के पैरों तले जमीन खींच ली। सोचिए, जिस इंसान को आप अपने पैरों की धूल समझ रहे हो, अगर अगले ही सेकंड वो आपकी पूरी सल्तनत का बॉस बन जाए तो क्या होगा? सावित्री देवी ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ भरी महफिल में एक ऐसा ऐलान किया जिसने तान्या के पैरों तले जमीन ही नहीं खींची, बल्कि उसका पूरा ईगो चकनाचूर कर दिया। आज और अभी से सावित्री देवी की आवाज में एक नई गूंज थी। आर्यन इस घर का नौकर नहीं है। आर्यन की काबिलियत और इसके पिता के उस कर्ज की खातिर मैं आर्यन को सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया बोर्ड डायरेक्टर घोषित करती हूँ। पार्टी में एकदम सन्नाटा छा गया। तान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। वो जिस कुर्सी के लिए सालों से एटीट्यूड दिखा रही थी, वो अब एक नौकर की हो गई थी। लेकिन रिया की नजरों में आर्यन के लिए जो नफरत थी, वो अचानक एक अजीब सी रिस्पेक्ट में बदल गई थी। लेकिन आर्यन का रिएक्शन? वो ना तो हंसा, न उसने कोई घमंड दिखाया। आर्यन ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, मैम, मुझे खैरात में कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता ने जो किया वो उनका कर्म था। मेरी पहचान मेरी ये डिग्रियां हैं। मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा, लेकिन एहसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक एम्प्लॉय की तरह। और मेरी पहली शर्त यह है, मेरी माँ का इलाज आज अभी शुरू होना चाहिए। सावित्री देवी ने उसी वक्त शहर के सबसे बड़े अस्पताल में फोन घुमा दिया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रिया, जो हमेशा तान्या के साथ आर्यन का मजाक उड़ाती थी, वो चुपचाप आगे आई। उसने आर्यन की कुचली हुई डिग्रियों को अपने दुपट्टे से साफ किया और धीमे से बोली, आर्यन, चलो मैं आंटी को हॉस्पिटल ले चलने में तुम्हारी मदद करती हूँ। ये देखकर तान्या नफरत की आग में जल उठी। उसने कसम खा ली कि वो इस नौकर को अपनी कंपनी में एक दिन भी टिकने नहीं देगी। अगली सुबह आर्यन एक साधारण लेकिन साफ सुथरे सूट में सिंघानिया हेडक्वार्टर पहुंचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि तान्या ने बोर्डरूम में उसके लिए एक ऐसा खतरनाक जाल बिछा रखा था जो सिर्फ उसकी नौकरी नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता था। सोचिए, 500 करोड़ की डील दांव पर लगी हो, सामने बैठे हों दुनिया के सबसे सख्त जापानी इन्वेस्टर्स, और ऐन मौके पर आपकी प्रेजेंटेशन फाइल डिलीट हो जाए। तान्या ने ठीक यही गंदा खेल खेला था। बोर्डरूम का एसी एकदम चिल्ड था, लेकिन वहां बैठे लोगों के माथे पर पसीना आ रहा था। तान्या ने आर्यन का लैपटॉप हैक करवाकर उस अहम प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स करप्ट करवा दी थी। वो एक कोने में खड़ी अपनी इस जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसे लगा अब ये नौकर इन विदेशी इन्वेस्टर्स के सामने हकलाएगा, बेइज्जत होगा और हमेशा के लिए कंपनी से बाहर फेंक दिया जाएगा। बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर लाल रंग में फाइल करप्टेड चमक रहा था। जापानी डेलीगेशन के हेड मिस्टर ओकावा ने गुस्से में अपना चश्मा उतारा और कांच की मेज पर खट से रख दिया। इज दिस अ जोक? क्या ये मजाक है? हमारा वक्त बहुत कीमती है। रिया, जो आर्यन के ठीक पीछे बैठी थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो आर्यन की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे खुद उस भारी भरकम प्रोजेक्ट की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन आर्यन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने बहुत ही शांत लहजे में अपना लैपटॉप बंद किया, अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर फोल्ड की और सीधे व्हाइट बोर्ड की तरफ चला गया। उसने मार्कर उठाया और अगले 15 मिनट तक उस पिन ड्रॉप साइलेंस वाले बोर्डरूम में सिर्फ उस मार्कर के चलने की आवाज आ रही थी।
आर्यन ने बिना किसी फाइल, बिना किसी स्क्रीन के पूरा 500 करोड़ का फाइनेंशियल मॉडल, एक एक आंकड़ा और प्रॉफिट मार्जिन उस व्हाइट बोर्ड पर उतार दिया। भूलिए मत, वो एक यूनिवर्सिटी टॉपर था। उसका दिमाग किसी कैलकुलेटर से तेज चलता था। जापानी इन्वेस्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। तान्या की वो घमंडी मुस्कान अब हवा हो चुकी थी। मिस्टर ओकावा अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, ब्रिलियंट मिस्टर आर्यन, आपकी काबिलियत और आपका फोकस कमाल का है। हम ये डील अभी साइन करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। मिस्टर ओकावा ने अचानक एक ऐसा बम फोड़ा जिसने बोर्ड रूम का माहौल फिर से फ्रीज कर दिया। सोचिए, 500 करोड़ का चेक आपके सामने टेबल पर रखा हो, लेकिन उस पर साइन करने की शर्त इतनी भारी हो कि पूरे बोर्ड रूम की सांसें अटक जाए। मिस्टर ओकावा ने अपनी लेदर की फाइल बंद की और एकदम सीरियस टोन में बोले, मिस्टर आर्यन, जापानीज बिजनेस कल्चर में हम सिर्फ प्रॉफिट देखकर पैसा नहीं लगाते, हम ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर ओकावा ने तान्या की तरफ एक तीखी नजर डाली और आगे कहा, हमने अभी अभी इस कमरे में जो गंदी पॉलिटिक्स देखी, उसके बाद हम अपना पैसा खतरे में नहीं डाल सकते। हम ये 500 करोड़ की डील तभी साइन करेंगे जब आर्यन इस कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि इसका परमानेंट हिस्सा होगा। हमें गारंटी चाहिए कि आर्यन ये कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तान्या अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। एक्सक्यूज मी, इसका मतलब क्या है? क्या हम अपनी आधी कंपनी इस नौकर, मेरा मतलब इस इंसान के नाम कर दें? बोर्ड रूम में एसी की ठंडक के बावजूद तान्या के माथे पर पसीना चमक रहा था। सावित्री देवी ने अपना हाथ उठाया और तान्या को हमेशा के लिए चुप करा दिया। वो अपनी कुर्सी से उठी। उन्होंने रिया की तरफ देखा। रिया, जिसने पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में आर्यन की मां की दिन रात सेवा की थी। रिया की आंखों में अब आर्यन के लिए घमंड नहीं बल्कि एक गहरी रिस्पेक्ट और अनकहा सा प्यार था। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और मिस्टर ओकावा की तरफ देखकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने हवेली के नौकर से लेकर बोर्ड रूम के बॉस तक का सफर तय करने वाले आर्यन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मिस्टर ओकावा, आर्यन आज से सिर्फ इस कंपनी का 50% लीगल पार्टनर ही नहीं होगा, बल्कि अगर आर्यन हाँ कहे तो मैं आर्यन का हाथ अपनी छोटी बेटी रिया के लिए मांगती हूँ। आर्यन अब इस परिवार का दामाद बनेगा। रिया का चेहरा शर्म और खुशी से लाल हो गया। जिस लड़के की डिग्रियों को उन्होंने कभी पैरों तले कुचला था, आज उसी की ईमानदारी और टैलेंट ने रिया का दिल पूरी तरह बदल दिया था। तान्या वहीं कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। उसका सारा ईगो, सारा घमंड आज सच में हार चुका था। कर्मा ने अपना पूरा चक्र घुमा दिया था, लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। सबकी नजरें आर्यन पर टिक गई। सोचिए, एक तरफ 500 करोड़ की दौलत और हवेली की सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसने कल तक इसी परिवार की गालियां सुनी थी। पूरे बोर्ड रूम की सांसें अटकी थीं कि आर्यन क्या जवाब देगा। तान्या की आंखें फटी रह गई थीं और रिया धड़कते दिल से आर्यन को देख रही थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने मिस्टर ओकावा की तरफ देखा और बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा, मिस्टर ओकावा, जापानीज कल्चर में अगर ट्रस्ट सबसे ऊपर है तो इंडियन कल्चर में उसूल सबसे ऊपर होते हैं। मैं ये 500 करोड़ की डील एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन किसी रिश्ते की शर्त पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर। फिर आर्यन मुड़ा और उसने सावित्री देवी और रिया की तरफ देखा। मैम, रिया ने पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में मेरी मां की जो सेवा की थी, उसने मेरे गिरे हुए कागजों को जिस सम्मान से उठाया था, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अमीर बाप की बेटी नहीं, एक बहुत अच्छी इंसान है। मैं इस रिश्ते को कबूल करता हूं, लेकिन 500 करोड़ की डील बचाने के लिए नहीं बल्कि रिया की उस इंसानियत के लिए। रिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने अपना सिर झुका लिया। सावित्री देवी ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मिस्टर ओकावा ने भी इम्प्रेस होकर अपनी फाइल पर साइन कर दिए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। आर्यन धीरे से चलकर तान्या के पास गया। तान्या, जिसका घमंड टूट कर चूर चूर हो चुका था, वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। आर्यन ने टेबल पर हाथ रखा और तान्या से कहा, तान्या जी, डिग्रियां तो सिर्फ कागज का टुकड़ा होती है, असली एजुकेशन तो इंसान का कैरेक्टर होती है। आपने मेरे बैग से मेरी डिग्रियां जमीन पर फेंकी थीं, लेकिन आज वक्त ने आपका गुरूर जमीन पर फेंक दिया। दौलत और पावर पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब कर्मा अपना बैलेंस शीट बनाता है ना, तो बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। तान्या फूट फूट कर रोने लगी। उसे उस रात की हरकत पर जो पछतावा हो रहा था, उसकी कोई माफी नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर आर्यन से माफी मांगी। 1 साल बाद सिंघानिया ग्रुप के नए और सबसे शानदार केबिन में आर्यन बैठा है। उसकी मां अब पूरी तरह कैंसर फ्री और स्वस्थ है। रिया और आर्यन मिलकर उस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और तान्या अब एक एनजीओ चलाती है, गरीबों की मदद करती है, क्योंकि उस एक घटना ने उसे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया था। आर्यन की कुर्सी के ठीक पीछे दीवार पर एक फ्रेम टंगा है। उस फ्रेम में कोई महंगी पेंटिंग नहीं, बल्कि वही कुचली हुई मुड़ी तुड़ी ओरिजिनल डिग्रियां रखी हैं, जो उसे हर रोज याद दिलाती हैं कि इंसान की असली दौलत उसकी जमीन से जुड़े रहना है।
तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की मजबूरी का कभी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान का पूरा वजूद हिल जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, कर्मा इज रियल।